आज की इस वीडियो में हम संजीव देशवरक का वो मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। सब्जेक्ट होगा आपका एसएसटी और इसका पहले हम ब्लूप्रिंट बेस, देखो इसके जो वही मॉडल पेपर दिए हुए हैं जो वो केस पे बेस पे है ब्लूप्रिंट, यानी कंप्लीटली जो बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था ब्लूप्रिंट, उसके बेस पे ये मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो संजीव देशवरक है, इसके अपन मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। और देखो ये जो देशवरक है इसमें आपको 20 रुपये मूल्य की फ्री प्रोजेक्ट कार्य पुस्तिका वो साथ में फ्री मिलने वाली है संजीव देशवर के साथ में। और ये मॉडल पेपर 2026 का हल सहित इसके अंदर आपको दिया हुआ है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का अपन मॉडल पेपर अभी सरल करने वाले हैं। तो देखो बिना देरी किए पहले इसके बारे में समझेंगे ब्लूप्रिंट है क्या। जो भी बच्चे 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उनको ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को जारी मॉडल प्रश्न पत्र व ब्लूप्रिंट, ये बात काफ़ी बच्चों को यानी 95% बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। इसको जिसने भी समझ लिया उसके अच्छे अंक आना कन्फर्म है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखो प्रोजेक्ट कार्य मिलेगा इसके अंदर आपको, और जो भी बच्चे इसको नहीं खरीद सकते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और जो भी खरीद सकते हैं वो अच्छा इसके अंदर सिलेबस के अनुसार बनाया गया है तो आप खरीद लीजिए वो। तो ये देखो इसके अंदर 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जारी मॉडल प्रश्न पत्र, इस देश वर्ग में मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट में हल सही दिया गया है, तो उसको अपन सरल करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो इसका अभी क्या करना है, ब्लूप्रिंट क्या है वो भी देखो। सबसे पहले है प्रश्न पत्र योजना, यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक वही 80 अंक का, सभी पेपर 80 अंक के होंगे। पहले ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग कौशल और विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट वाली बात यह है कि प्रश्नों के प्रकार वो कैसे क्वेश्चन आपकी इस पेपर के अंदर मिलने वाले। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको बहुविकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे 18, जो एक एक अंक के होंगे। फिर 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान के, वो भी एक एक अंक के होंगे। अति लघुतरात्मक 12 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक अंक के। लघुतरात्मक 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 अंक के। और दीर्घ वाले 4 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 अंक के। और निबंधात्मक 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 अंक के। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 53 क्वेश्चन होंगे और 80 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, अब खंड स व खंड द में विकल्प होंगे, यानी जो आपने मैथ्स में पढ़ा था साइंस में पढ़ा था सेम वही पैटर्न इसके अंदर भी रहने वाला है। अब देखो इसकी विषय वस्तु और उसके अंक भार आपको दिए हुए हैं, यानी कौन सा पाठ आपको जो एसएसटी के अंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले देखो आपको समझना है कि आपके 22 पाठ हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर पाठ देखो 4-4 अंक के दे रखे हैं, कुछ 3 अंक के हैं, कुछ 2 अंक के हैं, और कुछ 5 अंक के भी हैं। जैसे ये है राजनीतिक दल वाला 5 अंक का है। मुद्रा और शाख, मुद्रा और साख देखो ये 5 अंक का है। वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था है 5 नंबर का है। इस प्रकार से आप जो ज़्यादा अंक की क्वेश्चन जो चैप्टर है उनको ज़्यादा महत्व देंगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। देखो इसका मॉडल पेपर क्या है। सबसे पहले हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है, जो मॉडल पेपर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, हल सहित दिया हुआ है। सबसे पहले इसको समझिए, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है वो इसी पैटर्न पे होगा, यानी कुछ क्वेश्चन इनमें से रिपीट भी होंगे। ठीक है, और काफी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो उनके नंबर्स बदल करके या फिर कुछ थोड़ा चेंजेस करके उन्हीं क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर दिया जाता है। तो देखो खंड ए के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कौन से हैं। बहुविकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है निम्न में से 1804 ईस्वी की नागरिकता संहिता का संबंध किससे था। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका आंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसका संबंध किससे था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसमें ये आंसर आ जाएगा। फिर है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। फिर है शिपनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो इसका ये जो कथन कहने वाला था वो था मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल यानी कॉलोनी नहर बस्ती कहाँ बसाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंजाब में। फिर है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी आप पहले कमेंट करके बता दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे मैं आपका आंसर तो आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इससे आपकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। काफ़ी बच्चे हैं, उनको इस प्रकार का कार्य करना भी चाहिए जिससे आपको फायदा हो सके। तो बताइए, इसमें सही आंसर कमेंट करें। ठीक है, 1972 होगा। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपको फिर बताऊंगा इसमें। ठीक है, कुछ बच्चे हैं वो कमेंट कर गए हैं, और ये लाइव सेशन अपना हर रोज सुबह 7:15 बजे और शाम को 7:15 बजे होता है, तो इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। सब जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप इससे जुड़े रहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, फिर है, नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पवन है, धातु है, जल है, वन है। ऐसा कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय योग्य नहीं है, यानी उसको दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस परिवहन से संबंधित है? कौन सा परिवहन है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है? रेल है, वायुयान है, जल है या सड़क है? चारों प्रकार के परिवहन आपको दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। फिर है, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय संघीय व्यवस्था की किस सूची में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय, कौन से में आएंगे ये? देखो, गोद लेना, विवाह, उत्तराधिकार जैसे जो विषय हैं वो संघ सूची यानी संघ यानी तक केंद्र की सूची और राज्य की सूची दोनों के अंदर ही वो समाहित होते हैं, इसलिए इनको समवर्ती सूची का विषय माना गया है। ये है, सिंहली समुदाय का संबंध किस देश से है? सिंहली समुदाय है वो किस देश से है? बेल्जियम है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है? सही आंसर कमेंट करें, पहले आपकी तैयारी की जांच करते रहें, जो अच्छा होगा। तो वो था, ये है श्रीलंका से संबंधित। फिर है, भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? ये वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान आपके लिए वर्तमान ही होगा, लेकिन 2011 के अनुसार ये बताया जा रहा है। ठीक है, 2011, अभी 2025 चल रही है, उसको ही वर्तमान, क्योंकि लास्ट जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। तो इसका कौन सा अनुपात सही आएगा? इसका है 919। फिर है, समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करते रहें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों दीनदयाल उपाध्याय। फिर है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, राजतंत्र है, सैन्य तंत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोगों के लिए लोकतंत्र ही होता है। ठीक है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए। अगर इन 3 परिवारों की आय 4, 7 और 3,000 तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो देखो, इस चौथे परिवार की आय, प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय ये औसत निकाला गया है। तो पहले यहाँ कितनी है देखो, इनकी इन 3 दे रखी हैं, तीनों को जोड़ लो, कितनी हो जाएगी? 7 और 3 10 और 4 14, 14 हो गई, और 3 परिवारों की 14 हो गई। तो एक जो लास्ट परिवार बच गया, तो उसकी कितनी हो जाएगी?
6 हो जाएगी, क्योंकि 14 6 20 हो जाएंगे। 20 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में असत्य कथन है। ये है, देखो अभी ये बांग्लादेश की बात चल रही है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। इनमें से कोई नहीं या कौन सा उपयुक्त होगा? देखो इसका सही आंसर यह है 2006 में अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। अब आगे की बातें तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में अभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है, उसका सही आंसर क्या होगा? स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना। फिर है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वो होता है 24 दिसंबर, यानी अभी जो अपना वीडियो बन रहा है इसी समय। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर देखो आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको 6। सबसे पहले आप 6 के 6 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इनका उत्तर आपको एक साथ दिखाने वाला हूँ। 1834 ईस्वी में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। सूती कपड़ा उद्योग में एक मुख्य कच्चा माल है। 6 के 6 क्वेश्चन देख लीजिए आप। देख ली, अब देखो इनके आंसर भी देख लो। जोलबेराइन कपास 1953, राजनीतिक सकल घरेलू उत्पाद उदारीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें आपको एक एक अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे 12। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्त्री धर्म विचारक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी राम चड्ढा ने। ठीक है, पांडुलिपियों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बनने वाले कागज पर नकल कर बनाई जाती हैं। ये नाजुक तथा महंगी होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। फिर है, विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। विनिर्माण या वस्तु निर्माण, तो यह कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। फिर चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। आपको ध्यान हो, जोधपुर में चिपको आंदोलन हुआ था। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रख रखाव कौन करता है? तो इसका कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। फिर है, किस प्रकार के शासन को अच्छा शासन माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन काज से बताइए। लैंगिक विभाजन काज से है समाज में पुरुषों और स्त्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करना। फिर है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार की शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं? तो वो है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से तानाशाही शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। तानाशाही, जैसे उत्तरी कोरिया है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, फिर है, भारत की किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो एक तो टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को प्रदत्त किन्हीं 2 अधिकारों के नाम लिखिए। एक तो चयन का अधिकार और दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। ये अपना खंड ए वो कंप्लीट हो गया। अब खंड ब के अंदर आपको देखो क्वेश्चन मिलने वाले 2-2 अंक वाले। पहला है, यूरोप के कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग में तुलना कीजिए। तो इसके अंदर आपको कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में तुलना करके आपको 2 से 4 लाइन के अंदर इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर, भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको होम चार्जेस के बारे में कुछ लिखना होगा। ठीक है, फिर है, सतत पोषणीय विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये टिप्पणी भी आपको 3 से 4 लाइन में हो जाएगी। फिर है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि की व्याख्या करनी है। तो कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से उसमें
कैसे की जाती है, ये इसमें समझाना है। फिर सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए, कोई दो लिखने हैं। तो शिक्षा व जागरूकता के माध्यम से राजनीतिक दल और नेता धर्म के आधार पर वोट मांगने से बचें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण में बेल्जियम मॉडल क्या है? बेल्जियम मॉडल को आपको सत्ता की साझेदारी के लिए बताना है। फिर है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, वो करता है, जिसको एचडीआर बोलते हैं। ये देशों की तुलना करता है जन्म के समय, संभावित आयु और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसकी गणना होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक सूची बताइए और विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये देखो, आपके क्षेत्र होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में आता है कृषि, पशुपालन, मछली। द्वितीय के हमारे कुम्हार द्वारा घड़े बनाना, कारखाने मजदूरी करना, कुटीर उद्योग। और तृतीय में आता है चिकित्सकीय परामर्श, अध्यापन कार्य, परिवहन संचालन। ये 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हमारे देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र अग्र प्रकार से भूमिका निभाता है। और इसका आंसर देखिए आप आगे, सार्वजनिक क्षेत्र सड़क, पुल, रेलवे आदि के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां हैं, समाज कल्याण हो, उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि उपलब्ध कराना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना आदि हो जाएंगे। ठीक है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के बारे में आपको उदाहरण सहित समझाना है। खंड 6 के अंदर देखिए, खंड 6 में और खंड द में आपको विकल्प मिलेंगे, यानी आपको कोई 2 क्वेश्चनों में से एक करना है। देखो अथवा में दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का भौगोलिक उत्पादन तेजी से बढ़ा, कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? इसकी विवेचना करनी है। तो दोनों क्वेश्चन आपको देखो 5 से 6 लाइन में लिखना है, ये दीर्घ वाले उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकताओं की महत्ता व्याख्या करनी है और वर्षा जल संरक्षण के महत्व एवं आवश्यकता का भी वर्णन करना। इनमें से कोई सा एक आप कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए, जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, बहुउद्देशीय कृषि के बारे में, उद्योगों के बारे में लिख सकते हो। वर्षा के जल का संरक्षण का महत्व क्या है, आवश्यकता क्यों है इसकी, भविष्य की जरूरतों के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया गया, इसकी विवेचना करनी है। और गठबंधन सरकार के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। यानी गठबंधन की सरकार होती है, जैसे काफी दल मिलकर के जो सरकार बनाते हैं, उसका राज्यों पर और केंद्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर क्वेश्चन है, साख ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए अवसर भी है और जोखिम भी। किसी किसान के उदाहरण से समझाइए कि ऋण कैसे फायदेमंद भी हो सकता है और हानिकारक भी। और दूसरा ये कर सकते हैं, अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक परिस्थिति बनाकर बताइए कि ये चक्र उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो दोनों ही आप इसमें अच्छे से समझा सकते हो कि जैसे एक छोटे किसान को सपना को समय पर बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण चाहिए, कैसे उसको फसल बोने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मौसम खराब हो जाए तो फसल सड़ जाए, कैसे कैसे परिस्थितियों से अपन को गुजरना पड़ता है। या फिर अनौपचारिक ऋणदाताओं के बारे में लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर खंड द में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपको भारत के इतिहास की पुनर्व्यवस्था राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी, कथन की व्याख्या कीजिए। या भारत में राष्ट्रवाद की विकास के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी है या फिर राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करें, आपके अनुसार इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये दोनों में से कोई सा एक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन में आपको भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिज के अंदर ए, ब,
ऊर्जा संयंत्र सैदय को अंकित कीजिए। यानी एब सैदय 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको क्या करना है, भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है, सभी एक एक नंबर के हैं। या फिर इसके अथवा वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अंकित कीजिए, नेवेली, बड़ोदरा, अंता और अंकलेश्वर। इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये भी देखिए, सबसे पहले देखो जैसे भारत का मानचित्र दे रखा है, इसमें दर्शाया है, देखो अजमेर है, रावत भाटा है, गांधीनगर है, गया है, ये दर्शा दिया। और फिर अथवा वाला करना चाहो तो इसके अंदर देखो आप अंता, ये 12 में अंता अभी काफी चर्चित रहा था राजस्थान के अंदर उपचुनाव में। फिर बड़ोदरा है गुजरात के अंदर, अंकलेश्वर है, ये भी गुजरात में है, नेवेली ये इधर कर्नाटक की तरफ। ठीक है, तो आप इनको समझा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पहला मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।